वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले इस चैप्टर के आगाज में हमने डायनेमिक्स को स्टडी किया, फिर फोर्स, फिर इसी तरह मोमेंटम, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम को जो हमने समझा है तो उसमें तो हमें ये पता चल गया कि फर्ज करें ये एक बॉडी है, उसका मैस है, में ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं। जब मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इसमें क्या पैदा होगी? मोशन, यानी कि इसमें क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। तो बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स अप्लाई होगी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ये जो बॉडी है वो मूव होना शुरू हो जाएगी। इस चीज का कॉन्सेप्ट हमें फोर्स के, और जो हमने इनर्शिया डिस्कस किया या मोमेंटम को डिस्कस किया, उसके अंदर हमने बताया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगी और उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। जाहिर बात है, मूव होगा तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब न्यूटन जो है, न्यूटन के जो सेकंड लॉ में उसने बताया, उसने क्या, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है फोर्स के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स ज्यादा लग रही है तो फिर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, अगर फोर्स कम लग रही है तो एक्सेलरेशन कम होगी। या दूसरे लफ्ज में हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ज्यादा होगी अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी, या एक्सेलरेशन कम होगी तो फोर्स कम होगी। यानी कि ये एक दूसरे के क्या हुए? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। तो इसी तरह उस न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि अगर ये एक्सेलरेशन जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है मैस के। अब मैस के इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा मैस है, मतलब एक हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी, और इसके मुकाबले में एक स्मॉल बॉडी है, ठीक है, स्मॉल बॉडी। इन दोनों के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स हम अप्लाई करते हैं सेम। अच्छा जी, फोर्स अप्लाई की सेम। तो ये जो हैवी बॉडी है ये तो मूव करेगा क्योंकि फोर्स अप्लाई हुई है, हैवी बॉडी पे भी हुई है, स्मॉल बॉडी पे भी हुई है। तो इस दोनों के अंदर क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। उसमें क्या पैदा होगा? दोनों के अंदर एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो बॉडी, हैवी बॉडी है, ये जो है ना मूव लेस करेगी और ये मूव ज्यादा करेगी, मोर मूव ग्रेटर। उसकी वजह, इसका मैस जो है वो ग्रेटर है जबकि इसका मैस जो है वो लेस है। तो इससे हमें पता चला कि अगर हैवी मैस होगा और एक स्मॉल मैस होगा, उन दोनों के ऊपर अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो हैवी मैस है इसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, ये थोड़ी दूर जाएगा, जबकि उतनी ही फोर्स हमने स्मॉल बॉडी के ऊपर लगाई है जिसका मैस कम है, वो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा लेकिन कम पैदा होगा। यानी कि फिर ये डिपेंड किसके ऊपर कर गया? मैस के ऊपर डिपेंड कर गया। अगर मैस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी? कम। अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी? ज्यादा। तो ये जो रिलेशन इन दोनों के दरमियान बनी है, एक्सेलरेशन और मैस के, ये हो गई इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि दिस।
कि एक्सेलरेशन जो है ये किसके इनवर्स प्रोपोर्शन है, मैस के। मैस अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, मैस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम। इसके अगर आप एक और मिसाल ले लें तो उसमें हम देखेंगे, अगर एक फैट आदमी है और एक स्मॉल है, यानी कि स्मॉल से मुराद ये है कि कम फैट है, या उसे हम कह लेते हैं वो स्मार्ट लड़का है, दोनों रेस लगाते हैं तो आप देखेंगे जिसका मैस कम है, यानी कि जिसका जो स्मार्ट है वो ज्यादा तेजी के साथ भागेगा, बनस्बत फैट आदमी के वो ज्यादा लगाएंगे दोनों फोर्स अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन जो फैट पर्सन होगा वो उसमें एक्सेलरेशन कम, यानी कि वो कम दौड़ेगा, जबकि जो है स्मार्ट है वो तेजी से भाग जाएगा। वजह मैस, तो इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगी मैस के। तो ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, हम एक लिख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो f 1 से मल्टीप्लाई होकर f ओवर m। और आपको पता है जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो कौन सा साइन आता है, इक्वालिटी का, और साथ क्या आएगा, कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट लिया हमने k, f ओवर m, m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई k f। अब हमने इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस k की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, k की वैल्यू के लिए ये f इधर, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लेता हूं, एम ए इक्वल के एफ। तो k का हम वैल्यू निकाल लेते हैं एम ए, एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है, के जी एम एस माइनस 2k, जो कि इस टॉपिक के अंदर भी आएगा। ये दोनों क्वांटिटीज कट होके k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1। तो ये जो इक्वेशन है एम ए इक्वल, इस k की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 इक्वल f। तो f किसके इक्वल आ गया, एम ए। ये है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, जो बड़ा मशहूर और बड़ा इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर इसे हम देखते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पहचान है न्यूटन सेकंड लॉ की। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा जी, उसके बाद हम जरा इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। किस तरह पैदा होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, फोर्स के, और इनवर्स प्रोपोर्शन किसके होगी, मैस के। फिर हमने देखा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक्सेलरेशन सेम है, एक लिखा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, इक्वल, और साथ क्या आ गया, के। और इस k की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया, ये यूनिट्स की वैल्यूज पुट की और k की वैल्यू 1 रखी, तो f इज इक्वल टू m में हमारा ये आ गया। अच्छा, इसके बाद यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। अब हम न्यूटन की डेफिनेशन कर लेते हैं, कैसे, देखें F किसके इक्वल है, एम ए के। फोर्स का जो ऐसा यूनिट वो हमने पढ़ा है वो न्यूटन है, वो क्या है जी, न्यूटन। मैस का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन की अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, अब मैं आपको बेसिकली डेफिनेशन बता रहा हूं,
न्यूटन की। न्यूटन की जो डेफिनेशन है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और उसका मैस कितना हो 1 किलोग्राम और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी पैदा हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखें ना, अब ये इक्वेशन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मैस का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो और उसका मैस क्या हो 1 किलोग्राम, तो वो डेफिनेशन किसकी होगी? न्यूटन की। और इससे हमें ये भी पता चला कि 1 न्यूटन किसके इक्वल है? kgm-2 के। ये आपका एमसीक्यू भी है, आपको पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन के अंदर 1 न्यूटन इक्वल डैश, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगी, उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा kgms-2। तो न्यूटन की जो डेफिनेशन हुई वो ये, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन of 1 meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम। तो ये था स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बिल्कुल जो उसकी स्टेटमेंट वाज़ेह है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो बॉडी क्या पैदा करेगी? एक्सेलरेशन। कैसी पैदा करेगी, किस डायरेक्शन में करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो बातें भी मैंने आपको बताई है, ये इसकी डेफिनेशन की पहली 2 लाइंस है। और उसे हम देखे मैंने नेट फोर्स एक्शन ऑफ बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर वो बता रहा है कि वो जो एक्सेलरेशन है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? मैस के, फोर्स के। फोर्स ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम, एक्सेलरेशन कम। और इसी तरह ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके इनवर्स प्रोपोर्शन है? मैस के। मैस ज्यादा, एक्सेलरेशन कम उस बॉडी की होगी, मैस कम होगा तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन ज्यादा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि इस चैप्टर का इंतहाई अहम 3, वैसे तो तीनों लॉ बड़े इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लेकिन सेकंड लॉ की अहमियत जो है वो ज्यादा है बनिस्बत बाकी लॉ के। तो होपफुली इसकी आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह ताला आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी करेंगे, याद करके इसे लिखें जरूर। और दूसरी बात, इसकी आपने बनानी है हेडिंग। सबसे पहले डेफिनेशन नंबर 1, नंबर 2 मैथमेटिकल फॉर्म, फिर उसके बाद नंबर 3 न्यूटन की डेफिनेशन और फिर आप इसकी एक एग्जाम्पल दे दें और एक्सप्लेनेशन जो है वो सारा इसी के अंदर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू जी।